नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जो आपका पेपर है इसका 2023 का प्रश्न पत्र। आपको पता ही 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें 50 नंबर के पेपर होता है। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? मैकाले ने, विलियम बेंटिंक ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है? राधा कृष्ण आयोग को कहते हैं, मुदालियर आयोग को, कोठारी आयोग हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोठारी आयोग। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। ये आया था 1964 से 66 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1880 में, 1882 में, 1890 में, 1892 में। कब किया गया था? ये किया गया था 1882। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 में, 20 मार्च 1911 में, 16 मार्च 1912 में, 20 मार्च 1919 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 मार्च 1911। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मणी स्वामी मुदालिया साहब थे, व्यास साहब थे, कोठारी साहब थे या ताराचंद सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोठारी, सी DS कोठारी साहब। अगला, प्राच्य या पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले विवरण पत्र से या वुड के आदेश पत्र से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1813 के आज्ञा पत्र से। हम चले जाएंगे इस ऑप्शन के साथ। अगला, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1970, 1975, 1976, 1980। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा 1976। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेजली, चार्ल्स ग्रांट या इरविन के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड चार्ल्स ग्रांट, मैकाले, वेलेजली या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हम चले जाएंगे लॉर्ड मैकाले। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? 1985-86, 1986-87, 1987-88 या 1988-89। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1987-88। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ।
शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु, अंग्रेजी की शिक्षा हेतु या छात्रों की शिक्षा हेतु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये मैकाले साहब ने लागू किया उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। उन्होंने कहा कि उच्च वर्गीय लोगों को शिक्षा दी जाएगी और ये छन छन के और लोगों तक पहुँचेगी। अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? 2005, 2008, 2009, 2011। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2009, RT 2009। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, माध्यमिक बालिका शिक्षा से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? माध्यमिक बालिका शिक्षा से। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1903, 1905, 1904, 1908। ये पारित किया 1904। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। कलकत्ता एवं जो मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड को, लंदन को या पेरिस? कौन सा आधार बना? अगला, कलकत्ता एवं मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, लंदन विश्वविद्यालय को या पेरिस विश्वविद्यालय को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लंदन विश्वविद्यालय। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। आइए अब अति लघु त्रुटियां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, निष्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है? निष्पंदन सिद्धांत, जिसे अधोगामी सिद्धांत या डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मैकाले की नीति एक शिक्षा नीति। इसके अनुसार क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उच्च शिक्षा और मध्यम वर्ग के कुछ भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की ताकि वह शासक और शासितों के बीच एक सेतु का कार्य करे। यह माना गया कि यह शिक्षित वर्ग अपने ज्ञान को समाज के निम्न वर्गों तक पहुंचाएंगे। इसमें मैकाले साहब ने बताया कि कुछ समाज के जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनको एजुकेशन दी जाए और ये छन छन के और लोगों तक पहुंचेगी। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1964 से 66 में गठित कोठारी आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ते हुए एक समान और समग्र शिक्षा नीति की सिफारिश की, जिससे सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। अगला, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण का तात्पर्य है कि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इनका उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा की उपलब्धता, समान और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। अगला, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य बाल श्रमिकों को श्रम से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा प्रदान करना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। जनशाला कार्यक्रम क्या है? जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की
एक संयुक्त पहल थी जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना और विशेष रूप से कमजोर वर्ग के बच्चा को शिक्षा से जोड़ना। न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य? न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल लर्निंग लेवल से तात्पर्य उन बुनियादी ज्ञान और कौशल से है जो प्रत्येक छात्र को अपनी शिक्षा के विभिन्न चरणों से प्राप्त करने आवश्यक हैं ताकि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम वही योजना है जो छात्रों को विद्यालय में नामांकित करने, उनकी उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए चलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए मध्याह्न भोजन योजना एक प्रमुख विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम है। प्री मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम? प्री मोस्ट कार्यक्रम जो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, जिसका उद्देश्य विद्यालय शिक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण प्रदान करना है। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अव्यय क्या होता है? जब कोई छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले विद्यालय छोड़ देते हैं तो उसे अव्यय कहते हैं। अवरोधन जब कोई छात्र एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्षों तक रुक जाता है अर्थात फेल हो जाता है, उसी कक्षा में पुनः अध्ययन करता है तो इसे अवरोधन कहते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? प्राच्य पाश्चात्य विवाद 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा प्रणाली में भाषा और पाठ्यक्रम को लेकर हुआ एक विवाद है जिसमें एक पक्ष संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी प्राच्य पूर्वी भाषाओं की शिक्षा का समर्थन है जबकि दूसरी अंग्रेजी पक्ष के भाषा का समर्थन था। इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ पैसे ऐसा दिए थे और कहा था कि इसको बांटना है प्राच्यवादियों में और पाश्चात्यवादियों में, तो इसी के संदर्भ में ये विवाद था 1 लाख रुपए का। डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? डीपीईपी परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। यह विशेष रूप से शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने पर केंद्रित था। बीईपी क्या है? बीईपी बिहार राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए चलाया गया एक विशेष कार्यक्रम था जिसे 1991 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार और शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना। उड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? 1854 में उड के घोषणा पत्र ने भारत में शिक्षा नीति की नींव रखी। इसने सभी स्तरों पर शिक्षा के प्रसार की सिफारिश की जिसे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल थे। साथ ही इसके अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में ही शिक्षा देने पर जोर दिया जिससे शिक्षा का व्यापक प्रसार संभव हो सके। ब्रिज कोर्स से क्या आशय? ब्रिज कोर्स उन छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम जो किसी कारणवश अपनी नियमित शिक्षा से वंचित रह गए हैं। इसका उद्देश्य उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से पुनः शामिल करना और उनकी शैक्षिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक कक्षा से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। लॉर्ड मैकाले 1835 में माध्यम में भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान को प्राथमिकता देने की सिफारिश की। उनका उद्देश्य एक ऐसे वर्ग तैयार करना जो रक्त और रंग से तो भारतीय है लेकिन रुचि, विचार और नैतिकता और बुद्धि से वो अंग्रेज हो। रहे तो भारतीय मगर वो उसकी सोच हो अंग्रेज की तरह हो। इस नीति की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि इससे भारतीय भाषाओं और परंपराओं ज्ञान की उपेक्षा की गई जिससे सांस्कृतिक विरासत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। साथ ही यह शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक सीमित रही जिससे व्यापक जनसंख्या शिक्षा से वंचित रह गई। सबको शिक्षा का लाभ नहीं मिला।
वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र, जिसे 1854 में चार्ल्स वुड ने प्रस्तुत किया, भारतीय शिक्षा के लिए एक विस्तृत और समग्र योजना थी। काफ़ी व्यापक था यह। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी स्तरों पर शिक्षा के प्रसार, स्थानीय भाषाओं के उपयोग, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित और विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण सुझाव शामिल थे। इस व्यापक दृष्टिकोण और सुधारवादी दृष्टि के कारण भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 तक भारत में वायसराय के रूप में कार्य किया। उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसके परिणाम से 2004 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम से विश्वविद्यालय में प्रशासनिक सुधार, पाठ्यक्रम में मानकीकरण और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। हालांकि कर्जन की नीतियों की आलोचना भी हुई, क्योंकि वह शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में थी। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कोठारी आयोग जो आपका 1964 से 66 में आया, आयोग भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की कई सिफारिशें की। पहली, समान शिक्षा प्रणाली सही के लिए 10+2+3 की संरचना लागू हो। राष्ट्रीय एकता पर जोर, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। अगला, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर विज्ञान शिक्षा की अनिवार्य और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। अगला, शिक्षक शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षकों के प्रशिक्षण और सेवा शर्तों में सुधार। भाषा नीति, त्रिभाषा फॉर्मूला दिया इन्होंने, जिसे क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और एक विदेशी भाषा अंग्रेजी को शामिल किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया। पहला, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। साक्षरता एवं वैश्विक साक्षरता कार्यक्रमों को आलोचना। अगला, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम में सुधार। अगला, समान से सभी वर्गों के लिए शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख उद्देश्य बताइए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं: पहला, शिक्षक प्रशिक्षण, नवीन शिक्षक विधियों और तकनीकों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला, शैक्षिक अनुसंधान, स्थानीय स्तर पर शैक्षिक समस्याओं पर अनुसंधान करना। अगला, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला, शैक्षिक सामग्री का विकास, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री को तैयार करना। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या पर प्रकाश डालिए। इसकी जो समस्या है, संरचना की कमी है, अवसंरचना की कमी है। कई स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में कक्षाएं नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की सुविधा सही से नहीं है। शिक्षकों की कमी, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की अपर्याप्त है। उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक नहीं, किसी कॉलेज में एक शिक्षक है, किसी कॉलेज में 2 हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगला, उच्च ड्रॉप आउट दर, कई बच्चे विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं, बीच में कोई एक में छोड़ देता है, 2 में, 3 में, 4 में बच्चे छोड़ रहे हैं। लिंग और सामाजिक असमानता, लड़कियों और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा बाधा है। गुणवत्ता की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। ECCE का उद्देश्य क्या है? ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना। इन्हें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और भाषा कौशल को विकसित करना शामिल है। ECCE कार्यक्रम बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करते हैं, जिससे वे सीखने की प्रक्रिया में सहजता से सम्मिलित हो सके। इसके माध्यम से बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, समस्या समाधान कौशल और आत्मविश्वास का विकास होता है। साथ ही यह कार्यक्रम बच्चों में स्वस्थ आदतों और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद करता है।
NCERT का मुख्य कार्य क्या है? NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्य कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला, पाठ्यचर्या विकास, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना। अगला, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। अगला, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना। अगला, शैक्षिक नवाचार, नवीन शिक्षण विधियों और तकनीकों के विकास और उन्हें प्रोत्साहित करना। अगला, शैक्षिक परामर्श, राज्य और केंद्रीय सरकारों को शिक्षा नीति और योजना निर्माण में परामर्श देना। शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति का मुख्य सुझाव क्या है? 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित यशपाल समिति ने शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रमुख सुझाव इस प्रकार: पहला, पाठ्यक्रम का सरलीकरण, पाठ्यक्रम को सरल और प्रासंगिक बनाना ताकि छात्रों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। अगला, रटन की प्रवृत्ति को कम करना, याद करने के बजाय समझ पर आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना। अगला, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता सुधार, पाठ्यपुस्तकों को रोचक बनाना, ज्ञानवर्धक बनाना और छात्रों की समझ के अनुरूप बनाना। अगला, शिक्षकों प्रशिक्षण में सुधार, शिक्षकों की नवीनतम शिक्षण विधियों तकनीकों को अवगत करना। अगला, परीक्षा प्रणाली में परीक्षाओं को तनाव मुक्त व मूल्यांकन को समग्र बनाना। अगला, स्कूली बस्ते का भार कम करना, छात्रों में स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।